हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, भारतीय संविधान से टॉपिक हम लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संघवाद की एकात्मक विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह जो वीडियो होगा हमारे लिए DTPLSB, KBS, NBS, EMRS, UP, TGT, PGT और LT ग्रेड के लिए जो प्री और मेंस का पेपर हो रहा है, LT के लिए, और EMRS में जो प्री और मेंस का पेपर होगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, बहुत थ्योरेटिकल टाइप में ये वीडियो है, तो हम शुरू करते हैं। बात करेंगे संघवाद की विशेषता के बारे में। तो संघवाद की जो विशेषता देखने को मिलती है, एकात्मक रूप में देखने को मिलती है। तो भारतीय संघवाद व्यवस्था केंद्र में कानून बनाने की शक्तियों के रूप में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भारतीय संघवाद की जो विशेषता है वह एकात्मक रूप में देखने को मिलती है। किस रूप में देखने को मिलती है? एकात्मक रूप में। एकात्मक रूप का वर्णन तो संविधान में किया नहीं गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं जैसे कि भारतीय संघवाद की व्यवस्था में केंद्र को कानून बनाने की जो शक्ति मिली है, तो ठीक है, तो पावरफुल तो एकात्मक रूप में इसको कानून बनाता है। जैसे विषयों में मुख्य केंद्र है। कैसे? पहला पॉइंट कह रहा है कि महत्वपूर्ण विषय एवं अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? तो केंद्र को प्रदान की गई है। किस पे? महत्वपूर्ण विषय पे और अवशिष्ट विषयों पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची के विषय पर टकराव की स्थिति में, ठीक है, आप जानते हो कि समवर्ती सूची में कौन बनाता है? राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी कानून बनाता है। ठीक है, लेकिन जब दोनों में टकराव हो जाता है, जब दोनों में टकराव हो जाएगा तो उस स्थिति के केंद्र में किसके द्वारा कानून बनाया जाएगा? तो केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा। तो वही बात कह रहा है कि समवर्ती सूची के विषय पर टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? प्रभावी होगा। ठीक, अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाने की विशेष परिस्थिति। ठीक है, यानी कि अभी हमने 2 पॉइंट में क्या पढ़ा? पहला पॉइंट ये था विषयों के मुख्य केंद्र, यानी विषय का जो मुख्य केंद्र किस पे? केंद्र के पास होगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये जो दूसरा है कि राज्य सूची के विषय पे भी केंद्र को कानून बनाने पड़ सकते हैं, और कौन सी परिस्थिति में? तो विशेष परिस्थिति में। वो परिस्थिति कौन सी होती है? तो पहली परिस्थिति है राष्ट्रीय महत्व का विषय होने पे। अगर राज्य की सूची जो है, ठीक है, राज्य की जो सूची है अगर उस पे राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो उस पे केंद्र क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। और यह बात किसमें कही है? आर्टिकल 249 में कही गई है। जैसे कि राज्य सूची का कोई विषय यदि राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है तो राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो केंद्र क्या करेगा? उस कानून बना सकता है। कब बनाएगा? जब 2/3 बहुमत से राज्यसभा क्या करती है? कानून पास कर देती है, अरे प्रस्ताव पारित प्रस्ताव कर देती है। और यह कानून जो राज्य सूची के विषय पे केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वह कितने वर्ष के लिए प्रभावी होगा? तो 1 वर्ष के लिए कानून प्रभावी होगा। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। दूसरी परिस्थिति कब आएगी? जब राज्य के विषय पे कानून केंद्र सरकार बनाएगा, तो दूसरी परिस्थिति उस समय आएगी जब राष्ट्रीय आपात का समय आ जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का समय अनुच्छेद 250 में कह रहा है। कब? 250 में, कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। कब? आर्टिकल 250 में। और आर्टिकल 249 में क्या कहा था कि जब विशेष परिस्थिति आएगी तो उस समय राज्यसभा में 2/3 बहुमत से कानून या प्रस्ताव पारित किया जाएगा, तब जाके केंद्र सरकार क्या करेगी? कानून बना सकती है। और कितने वर्ष के लिए प्रभावी होगा? तो 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। ठीक है, आपातकाल की बात हो रही है। जब आपातकाल लगे तो आर्टिकल 250 कह रहा है कि आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 250 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार उस पे कानून बना सकती है। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, संसद कानून बना सकती है, लेकिन अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकता है और यह कानून लगा सकता है, राज्य सूची पे कानून बना सकता है। और यह कानून कितने समय के लिए प्रभावित होगा? तो आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक प्रभावित होगा, यानी कि आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके 6 माह तक प्रभावी रहेगा यह कानून। ठीक है, कौन सा कानून? आर्टिकल 250 में बनेगा। ठीक है, विशेष परिस्थिति में। राज्यों के तीसरा क्या है? राज्यों के निवेदन पर। राज्यों के निवेदन पर भी केंद्र सरकार जो है वो क्या करेगी? राज्यों के विषय की सूची पे कानून बना सकती है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 252 में कहा गया है। आर्टिकल 252 में क्या कहा गया है कि राज्यों के निवेदन पे केंद्र सरकार राज्य की विषय पे कानून बना सकती है। और यह कैसे होगा? यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल केंद्र से निवेदन करें तो राज्य सूची विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। और यह कानून केवल कहाँ पे प्रभावी होगा? तो उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन राज्यों ने निवेदन किया हुआ है। जिन राज्यों ने निवेदन किया हुआ है उन्हीं राज्यों पर यह कानून क्या होगा? प्रभावी। अगला पॉइंट कह रहा है चौथे नंबर पे, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए अनुच्छेद 253 में पूछ देगा कि अनुच्छेद 253 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए जब क्या हो जाएगा तो राज्य की सूची पे केंद्र सरकार क्या करेगी? कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पे 253 में। 253 में क्या कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए, जैसे यदि केंद्र को किसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता या सहमति प्रदान करनी है तो ऐसे विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। आर्टिकल हमें याद रखना है 253। तो था कि कानून बनाकर जो एकात्मक रूप देख रहा है, विशेषता, संघवाद की विशेषता के बारे में संघ का एकात्मक रूप जो देख रहा है, दिखा जा रहा है। ठीक है, तो वो जो कानून बना रहा है उसके अब देखते हैं वित्तीय मामलों में राज्य की दर पे निर्भरता की जो बात कर रहा है। राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यानी राज्यों की तुलना में केंद्र को क्या की गई है? अधिक शक्ति प्रदान की गई है। संबंधित उदाहरण अनुच्छेद में देखेंगे हम।
जैसे आर्टिकल 279 में क्या कहा गया, शुद्ध आय की गणना। शुद्ध आय की गणना कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। किसमें कहा गया, 279 में। 280 में किसका बात किया गया, वित्त आयोग की बात की गई है। वित्त आयोग का गठन किसमें करेगा, सेंट्रल करेगा। 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय। 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। राज्य किससे उधार लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार लेता है, ठीक है। 304 में क्या कह रहा है कि राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। किसमें कहा गया है, 304 अनुच्छेद में कहा गया है। तो वित्तीय प्रावधान में भी किसको पावरफुल बनाया गया है, तो केंद्र गवर्नमेंट को बनाया गया है। अब बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र के द्वारा की जाती है। केंद्र अपनी शक्ति को राज्यों पर रखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किस रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में रखता है। कहाँ पर, राज्यों में रखता है राज्यपाल को। एकल नागरिकता की तो विशेषता देखने को मिल रही है केंद्र सरकार से। एकल नागरिकता की विशेषता भारत में नहीं मिलती है यहाँ पे। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो एकल नागरिकता है भारत में, केवल एक ही नागरिकता है। वो किस लेवल पे है, तो भारतीय लेवल पे है, ना कि स्टेट लेवल पे। जैसे अमेरिका में आप जाओगे तो कनाडियन बोला जाएगा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, तो उनको अमेरिकन नहीं माना। वो अपने स्टेट के लेवल पे उनको एक नागरिकता है और एक अमेरिका की तरह नागरिकता है। लेकिन हम लोग जो अलग अलग राज्यों में रहने के बावजूद में हमें भारतीयता की नागरिकता मिलती है। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता रखी गई है। अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा भी केंद्र की शक्ति देखने को मिलती है, एकात्मक रूप में। एकात्मक विशेषता देखने को मिलती है संघवाद की, केंद्र अखिल भारतीय रूप में। कैसे, तो पहले जानेंगे कि अखिल भारतीय का जनक किसे कहा जाता है। भारत में जो अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस देखने को मिलता है, या इसका जनक किसे माना जाता है, तो इसका जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। यानी अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक एकरूपता को बनाए रखने हेतु इसका गठन किया गया था, ठीक है। नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण किस पे करता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन, प्रशिक्षण, सेवा शर्त, वेतन, अंतिम निर्णय और नियंत्रण किसके पास होता है, तो केंद्र के पास होता है। जबकि इनकी नियुक्ति और तात्कालिक प्रशासनिक जिम्मेदारी किसके पास होती है, राज्यों के पास होती है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है कि जो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीयों के अधिकारियों का चयन जो करना होता है, चयन, प्रशिक्षण, सेवा शर्त, वेतन और अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो सेंट्रल लेती है। कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब इनकी नियुक्ति और तत्कालीन प्रशासनिक जिम्मेदारी की बात होती है तो वो किसके पास होती है, राज्यों के पास होती है। ध्यान देना है, ठीक है। नियुक्ति और तात्कालिक प्रशासनिक जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है, और इसके बाद चयन, प्रशिक्षण, सेवा शर्त, वेतन, अंतिम निर्णय, ये सब नियंत्रण केंद्र किसके पास होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब बात करेंगे नए राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन कौन करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किसके थ्रू करती है, तो संसद के थ्रू करती है, ठीक है। संसद के थ्रू करती है। कैसे, शक्ति, नए राज्य का गठन, राज्य की सीमा व नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, केंद्र संसद के पास है। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि अनुच्छेद 3 के तहत संबंधित राज्यों के विधानमंडल से राय ली जाती है, लेकिन यह राय केंद्र के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी केंद्र उनकी राय मानने को बाध्य नहीं है। कहा गया अनुच्छेद 3 में कि जो संबंधित राज्य है, जिस राज्य का नामकरण करना है, उसका गठन करना है या उसके सीमा क्षेत्रों में बदलाव करना है, तो इसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, राज्यों से परामर्श लेगी, राय लेगी उनसे। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी राय मानने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य हो। अब बात करेंगे केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में, यूनियन स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो संविधान के भाग 11 में वर्णित है। यानी केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में जो वर्गीकरण किसमें किया गया है, 3 भागों में किया गया है, और यह वर्णन किसमें है, भाग 11 में। किसमें है, भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंधों की बात कही गई है। कौन कौन से वह 3 भाग हैं, तो पहला है विधायी संबंध, जो लेजिस्लेशन रिलेशन कहलाता है, अनुच्छेद 245 से लेकर 254 तक। दूसरा भाग क्या है, प्रशासनिक संबंध है, जिसमें आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। और तीसरा जो है वित्तीय संबंध है, जो 264 से लेकर 293 तक दिया गया। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध तो 3 भागों में बांटा गया। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध है। आर्टिकल 245 से 255, 256 से 263 और 264 से 293 है। पहले में कितने का अंतर हो रहा है, तो 10 का। दूसरे में कितने का अंतर है, 7 का। तीसरे में कितने का अंतर है, 9, 2, 29 का। 29 अनुच्छेद है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, केंद्रीय विधायी संबंध के बारे में। क्या कह रहा है केंद्रीय विधायी संबंध, केंद्र और राज्य का विधायी संबंध, अनुच्छेद 245 से 255। अनुच्छेद 245 में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधान है। 245 में निम्नलिखित प्रावधान है, कौन कौन से, पहला, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण भारत पर अथवा भारत के किसी विशेष भाग पर लागू हो सकता है। क्या कह रहा है 245 में, कि संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है वह भारत के सभी राज्यों पर या किसी विशेष भाग पर लागू हो सकता है। दूसरा,
दूसरा कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून जो है वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण राज्य पर या राज्य के किसी विशेष भाग में लागू हो सकता है। आमतौर पर राज्य का कानून राज्य की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित होता है। ठीक है। तीसरा बात किसमें कह रही है, कानून का बाहरी क्षेत्राधिकार, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। केंद्र द्वारा बनाया गया कानून भारतीय नागरिक की विदेशी संपत्ति पर भी लागू हो सकता है। यानी कानून का बाहरी क्षेत्राधिकार में भी बात कही जा रही है कि यानी कि केंद्र द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वह भारतीय नागरिक की विदेशी संपत्ति पर भी लागू हो जाएगा। यानी कि भारत का जो नागरिक है वो विदेश में संपत्ति अर्जित कर रहा है तो उसके ऊपर भी कानून क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यह प्रावधान केवल सैद्धांतिक होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। ध्यान देना, पूछ देता है कभी कभी कि जो भारतीय नागरिक की विदेशी संपत्ति पर भी कानून लागू हो सकता है, क्या वह सैद्धांतिक होगा या व्यवहारिक होगा या दोनों होगा? तो क्या होगा, सैद्धांतिक होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। विशेष क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्ति, अनुच्छेद 240। विशेष क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्ति की बात किसमें कही जा रही है, अनुच्छेद 240 में। जैसे राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए कानून या विनिमय बना सकती है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 240 में कहा गया कि राष्ट्रपति क्या है कि यूनियन टेरिटरी पे उसकी शांति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके सुशासन के लिए कानून बना सकता है। कौन कौन सा है? लद्दाख है, दमन और दीव है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है और दादर और नगर हवेली है। पुडुचेरी और दिल्ली इसमें नहीं आया क्योंकि वो राज्य, वहाँ पे राज्य कानून बनाता है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बात करेंगे विधायी शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। पाँचवीं और छठवीं अनुसूची में बात की गई है। पाँचवीं और छठवीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो पाँचवीं और अनुसूची में शामिल है, पाँचवीं और छठी अनुसूची में शामिल है, अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़े किसी कानून में राज्यपाल विशेष बदलाव या संशोधन करवा सकता है। विधायी विषयों का विभाजन, अनुच्छेद 246 में क्या कह रहा है? विधायी विषयों का विभाजन अनुच्छेद 246 में। अनुच्छेद 246 के तहत राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटी गई है। अब बात करेंगे संघ सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाता है? संघ सूची पे कानून बनाती है संसद। ठीक है, केवल केंद्र कानून बना सकती है संघ सूची पे। वर्तमान समय में जब कानून बना था, जब भारत का संविधान बना था उस समय कानून कितने थे? तो 100 थे उस समय। ठीक है, वर्तमान समय में कितने हैं? 97 विषय की सूची है। कितनी विषय है? 97 विषय। जब कानून बना था तो 100 थी। इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं संघ सूची में? तो प्रतिरक्षा है, संचार है, रेलवे है, विदेशी मामले, नागरिकता, युद्ध शांति, जनगणना, खनिज, बीमा व बैंकिंग, शेयर बाजार, डाक व तार। ये सारे जो विषय हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन बनाता है? केंद्र बनाती है इस पे कानून। थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि जब मूल संविधान बना था तो केंद्र सूची में कितनी थी? केंद्र सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। ठीक है, कितने हैं? वर्तमान में 100 हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे राज्य सूची के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में, जिसपे केवल राज्य या विधानमंडल कानून बना सकता है। तो जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में कितने कानून थे? तो मूल संविधान में 66 कानून थे। कितने कानून थे? कानून नहीं थे, विषय थे, 66 विषय थे राज्य सूची के। वर्तमान समय में कितने हैं? 61 है। वर्तमान समय में 61 है। इनमें विषय कौन कौन सा है? पुलिस विभाग आ जाएगा, भूमि आ जाएगी, जेल है, कारागार है, स्थानीय स्वशासन है, विवाह है, तलाक है, बिजली है। ये सब किस में आएंगे? तो ये सब आ जाएंगे राज्य सूची के विषय में। तो बात करेंगे समवर्ती सूची की। बात करें तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये विवाह और तलाक, ये बिजली की बात जो है, एक बार इसको देख लेते हैं। विवाह हमको लग रहा है और तलाक और ये बिजली जो है ये हमको लग रहा है इसी में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। विवाह, तलाक और बिजली, कन्फर्म। विवाह हो गया, दत्तक पुत्र जो होता है, और तलाक की बात जो होती है, जैसे अभी कानून बना था ना 3 तलाक वाला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी, तो किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। तो तलाक हो गया, विवाह हो गया, बिजली समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और वन्य जो होता है किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। यानी राज्य के विषय के 5 सूची जो थे वह इसमें जोड़े गए थे, तो समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। इसीलिए जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में कितने विषय थे राज्य सूची के? तो मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? तो 52 हैं। तो इसमें से 5 जोड़े गए हैं। 5 जोड़े कब जोड़े गए थे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। कौन कौन से? पहला, शिक्षा। दूसरा, वन्य व वन्य जीव व पक्षी संरक्षण। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। चौथा, न्याय प्रशासन, जिसमें न्यायिक व्यवस्था व आधिकारिकता शामिल है। पांचवा, बाट व माप, वेट्स एंड मेजर्स, इसमें शामिल किए गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान समय में कितने हैं? 52 हैं। अब बात करेंगे विधायी शक्तियाँ क्या वितरण के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन सी शक्ति शामिल है? अवशिष्ट।
अवशिष्ट विषय। यह अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो अवशिष्ट विषय की अवधारणा जो लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 248 में क्या कहता है कि वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है वे अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। यानी अवशिष्ट विषय कौन से कहलाएंगे? तो वह विषय जो ना तो सेंट्रल सूची में है, ना तो राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में है, उसको किसमें शामिल किया गया? अवशिष्ट सूची में। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 248 में कहा गया। और अवशिष्ट विषय कहाँ से लिए गए हैं? तो कनाडा से लिए गए हैं। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? तो केंद्र के पास होगी। ठीक है, किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। उदाहरण में साइबर क्राइम हो गया, ई कॉमर्स हो गए, ये सब किसमें आ जाएंगे? अवशिष्ट शक्तियों में आ गए। तो इस पर कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। एक पॉइंट्स जो इधर उधर हो गए हैं तो हम पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेंगे तो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि नोट्स जो है ना हमारा जो पीडीएफ बनाया था उसका पेज नंबर इधर उधर हो गया, इसीलिए उधर का इधर दिख रहा है इसमें। राज्य की विधायी शक्तियों पर केंद्र का नियंत्रण। राज्य की विधायी शक्तियों पर केंद्र का नियंत्रण संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से केंद्र राज्य सूची के विषयों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 249, 250, 252, 253, 255 इनका विवरण पहले के नोट्स में दिया जा चुका है। टकराव की स्थिति में केंद्र की सर्वोच्चता। राज्य सूची पर केंद्र कानून। अनुच्छेद 251 क्या कह रहा है कि यदि राज्य सूची के किसी विषय पर पहले से ही केंद्र का कानून बना हुआ है, जैसे अनुच्छेद 249 और 253 के तहत राज्य और विधानमंडल भी उसी विषय पर कानून बनाता है, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? मान्य होगा। समवर्ती सूची पर केंद्र का कानून। 254 आर्टिकल 254 समवर्ती सूची पर केंद्र का कानून। राज्य प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण। राष्ट्रपति हेतु विधेयक आरक्षित करना। अनुच्छेद 200 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 200 राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। आरक्षित विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 201 में राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गए आरक्षित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। पहला, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत कर सकता है। दूसरा, वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। तीसरा, लेकिन राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृत प्रदान करने हेतु बाध्यकारी नहीं है, भले ही राज्य विधानमंडल उसे दोबारा पारित कर दे। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल व्यापक या राष्ट्रीय हितों से संबंधित किसी विधेयक को अध्यादेश के रूप में लाने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेज सकता है। इसमें कहा गया आर्टिकल 213 में क्या कहा गया है कि अगर कोई कानून या विधेयक जो है जो व्यापक हित से या राष्ट्रीय हित से संबंधित है तो उस अध्यादेश को राज्यपाल किसके पास भेज सकता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेज सकता है। वित्तीय नियंत्रण की बात करें तो वित्तीय नियंत्रण की बात 360 में कही गई है। क्या कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल के समय राज्य विधानमंडल में धन विधेयक केंद्र की अनुमति के पश्चात ही पेश किए जाएंगे। यानी कि वित्तीय नियंत्रण पर केंद्र का, राज्य की वित्तीय नियंत्रण पर केंद्र का अधिकार या पावर कब हो जाएगा? तो जब आपातकाल लगे रहेगा, वित्तीय आपातकाल जब लग जाएगा उस राज्य में। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल आता है, अनुच्छेद 360 के तहत। तो उस समय क्या होगा कि जो राज्य मंडल की या राज्य विधानमंडल का जो धन विधेयक है उस पर केंद्र की अनुमति के पश्चात ही बिल पेश किया जाएगा धन विधेयक का। ये बात किसमें कही गई है? तो अनुच्छेद 360 में कही गई है। आर्टिकल 255 में क्या अनुच्छेद में वर्णित किया गया? 255 में, तो अनुच्छेद 255 में उल्लेख है कि ऐसा कोई विधेयक जिस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी, लेकिन यदि वह अनुमति नहीं ली गई तो केवल इस आधार पर उस कानून को समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 255 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि केवल उस आधार पर उस अनुच्छेद को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि उस विधेयक पर ना तो राज्यपाल से या ना तो राष्ट्रपति से पहले अनुमति ली गई है। तो इस आधार पे कोई भी पारित कानून को क्या किया जा सकता है या विधेयक को क्या किया जा सकता है? रद्द नहीं किया जा सकता है या वापस नहीं किया जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। अब बात करेंगे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के बारे में। ठीक है, केंद्र राज्य यूनियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख। जैसे हमने ये पॉइंट पहले कर लिया था ना, तो पेज इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो आप पढ़ के सीक्वेंस से लगा सकते हैं, जानकारी तो वैसे भी। प्रशासनिक संबंध का स्वरूप जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य क्या है? केंद्र व राज्य के कार्यपालिका संबंधी संबंधों से है। इसे दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो मुख्य भाग हैं? पहला है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, क्या कहती है अस्थायी कार्यपालिका? केंद्र व राज्य के लोक सेवकों से संबंधित, जो सिविल सेवाओं से संबंधित होते हैं, उनसे संबंधित जो होती है सेवक, उसको क्या कहा जाता है? अस्थायी कार्यपालिका कही जाती है। इसको इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। और दूसरी जो होती है वो अस्थायी कार्यपालिका होती है, जो केंद्र व राज्य में सरकारों यानी मंत्रिपरिषद से संबंधित होती है, उसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। प्रशासनिक निर्देश और बाध्यता की बात करें तो प्रशासनिक निर्देश और बाध्यता अनुच्छेद 256 से 257 तक केंद्र सरकार राज्यों को कार्यपालिका संबंधी निर्देश दे सकती है। यानी केंद्र सरकार किसको निर्देश दे सकती है? तो
कार्यपालिका संबंधी निर्देश राज्यों को दे सकती है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 256 से 257 में कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य को कार्यपालिका संबंधी निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को रेलवे एवं संचार के साधनों के रखरखाव एवं सुरक्षा से संबंधित निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 365 में क्या कह रहा है? कि अनुच्छेद 365 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि राज्य केंद्र के कार्यपालिका संबंधी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो इसे संवैधानिक तंत्र में विफलता माना जाएगा। क्या कह रहा है 365 में? कि यदि राज्य केंद्र के कार्यपालिका संबंधी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो इसे संवैधानिक तंत्र में विफलता माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कहा जाएगा इसे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसमें कहा जा रहा है? 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों पर नियंत्रण, अनुच्छेद 339 में क्या कहा गया है? कि केंद्र द्वारा राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति के कल्याण और प्रशासन के लिए निर्देश दिया जा सकता है। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। अनुच्छेद 339 में कहा गया है, 339 में कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। किस मामले में? अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में आदेश दे सकती है कि उनके कल्याण और प्रशासन के लिए निर्देश दे सकती है। कौन? केंद्र सरकार दे सकती है। किस आर्टिकल में? 339 में। किसके लिए? तो अनुसूचित जनजाति के लिए। शिक्षा और भाषा संबंधी प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 350 के ए में लिखा हुआ है। शिक्षा और भाषा संबंधी प्रावधान किया गया अनुच्छेद 350 के ए में। केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बात कर रहा है कि भाषा और भाषा संबंधी प्रावधान और शिक्षा संबंधी प्रावधान। भाषा संबंधी और शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान कहा गया? कि यह राज्य को निर्देश देता है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। केंद्र सरकार आदेश दे रही है। किसको? राज्य सरकार को। अनुच्छेद 351 में क्या कहता है? कि यह केंद्र को राज्यों को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और इसके संरक्षण के संबंध में निर्देश देने की शक्ति देता है। ठीक है। अनुच्छेद 351 में क्या कहता है? पूछ देगा कि किस अनुच्छेद में केंद्र को आदेश है या निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है कि राज्यों को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और इसका संरक्षण करने के संबंध में। ठीक है, तो यह है आर्टिकल 351 में। और अल्पसंख्यक वर्गों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था किसमें कही गई है? तो 350 के ए में कही गई है। ठीक है, ये ध्यान देना। 350 के ए में कहा गया है कि जो भारत में अल्पसंख्यक हैं तो उस राज्य को निर्देश देगा केंद्र गवर्नमेंट की वर्गों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। और 351 में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो को यहीं रोकते हैं और आगे टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।